अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उस पर। उम्मीद है नवाज शरीफ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर का पार्लियामेंट से छठी बार खिताब। काम करने वाला ही मेरा दोस्त है। वजीर आजम की विफाकी काबीना में पहली तकरीर। अगर इलेक्शन की तहकीकात शफाफ ना हुई तो रमजान के बाद तहरीक चलाएंगे, इमरान खान। जी, एक बार फिर खुशामदीद। आपको ये भी बताते चले कि अभी पंजाब की सूबाई काबीना गवर्नर हाउस में शायद हल्फ उठाएगी थोड़ी देर में, तो जब वो उठाएगी तो हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। शामी साहब, छठी बार खिताब, पाकिस्तान की तारीख का पहला सदर जो छठी बार ही खिताब कर रहा है। चलिए, सदर साहब का खिताब जो है जी, उसमें भी गुफ्तगू करते हैं। जो हमारी पंजाब की काबीना है जी जी जो चंद लम्हों में हलफ उठाएगी, जी जी और उसमें अच्छे खासे वजीर हैं। मेरे ख्याल 20 से लेकर 30 तक वजीर हो सकते हैं। जी। अभी कह रहे हैं 21 है, 21 20 तो कुछ एडवाइज़र भी होंगे, एडवाइजर भी होंगे। बिल्कुल। जो हार गए हैं वो एडवाइज़र बन जाएंगे। तो ये जो पंजाब को इस काबीना का शर्फ हासिल नहीं हो सका गुज़श्ता 5 साल के दौरान। हाँ, बिल्कुल। तो 5 साल के दौरान में काबीना मुकम्मल नहीं हुई और पूरी तरह नहीं बनी। तो बहरहाल एक अच्छी बात है, काबीना बन रही है और इख्तियारात भी मिल जाएंगे वजीरों को। इख्तियार भी अब उनकी अपनी मर्जी है, इख्तियार जितना लेना चाहेंगे मिल जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम में तो वजीर बाइख्तियार होते हैं। और गवर्नर जो हमारे हैं मखदूम अहमद महमूद, वो हलफ उठाएंगे, उनका हलफ लेंगे उनसे। जी। अब गवर्नर उनका भी बड़ा अजब मामला है, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हर रोज़ खबर आ जाती है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, और पहले खबर आई जनाब इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया सदर साहब ने उनका। अब वो राना इकबाल अहमद खान साहब जो हैं कायम मकाम स्पीकर, वो हलफ लेंगे वजीरों से। लेकिन फिर आया जनाब गवर्नर हाउस वालों ने कहा हमें तो मंजूरी की इत्तला ही नहीं आई। मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं, उनके दोस्त अहबाब उनसे एक बार उनको अलविदाइया मुलाकात करते हैं, अगले दिन फिर जनाब एक इब्तदाइया मुलाकात हो जाती है। तो देखिए कब तक उनकी गवर्नरी चलती है और कब तक ये मामला जो है कायम मकाम गवर्नर से होता हुआ या फुल टाइम गवर्नर। वैसे तो कायम मकाम गवर्नर की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुकर्रर करना है फुल टाइम करें, और जब तक मुकर्रर नहीं होता तो मखदूम सब रहें, तो क्या मजाका है इसमें। हाँ, वैसे शाम साहब किसकी गवर्नर की टिप आ रही है? बहुत सारे नाम गर्दिश में हो, पता नहीं, बेशुमार नाम है। अब जिसके भी नाम लेंगे दूसरा आदमी नाराज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो समझेगा हमारे नाम लेने की वजह से कोई गवर्नर बन गया, हालांकि कोई ऐसी बात कोई होती नहीं है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक। शाम साहब, सदर साहब छठी बार खिताब करने वाले पहले सदर पाकिस्तान की तारीख। सदर साहब ने छठी बार खिताब किया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने, और ऐसा खिताब किया है कि अपोजिशन और हुकूमत, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बशमूल तहरीक इंसाफ के जी, सब खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनते रहे, तालियां बजाते रहे, डस्क बजाते रहे, दाद देते रहे। और मेरा ख्याल बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन दोनों जमातों ने यकसुई के साथ किसी सदर की तकरीर सुनी। आप ये देखें, ये हमारे यहाँ ये भी अजब मामला हुआ है। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब के दिल में पता नहीं क्या आई, उन्होंने जो तरमीम की 1985 में, जिसे 8वीं तरमीम कहते हैं, उसमें ये भी 2-3 शिकें इसमें भी शामिल कर दी। ये दफ़ा 56 है मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें लिखा हुआ था 1973 के दस्तूर में, जो ओरिजिनल दस्तूर है, कि सदर जब चाहे वो पार्लियामेंट से खिताब कर सकता है, कौमी असम्बली से खिताब कर सकता है, और इस मकसद के लिए इजलास बुला सकता है या इजलास बुलाया जा सकता है। बस इतनी क्लॉज थी, ये मुअय्यन वक्फे वाली बात नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। बस जब चाहे ज़रूरत महसूस करे और उसको शौक चढ़ाए तकरीर करने का, वो तकरीर कर सकता। अब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उसके अंदर 3 शिकें और दाखिल कर दी।
वो ये वहाँ तो एक तो शल लगा दिया कि सदर जो है हर सेशन के आगाज से पहले, यानी नई असेंबली जब मुंतखब होकर आएगी तो उस वक्त जॉइंट सिटिंग जो थी उससे मुखातिब होगा। अच्छा, शल लाजिमन। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जब नया साल शुरू होगा पार्लियामेंट का जी, तो उस वक्त मुखातिब होगा। ठीक। और फिर ये कि उसकी तकरीर जो है उस पर बहस होगी इसके बाद असेंबली में। अब वो जनाब उन्होंने तो पता नहीं किस तरंग में ये दफा शामिल इसमें तरमीम कर दी, 3 शिकें लगा दी। और लेकिन उसके बाद सदर की जो तकरीर थी वो एक तमाशा बन के रह गई। बिल्कुल। पहले तो गुलाम इसाक, पहले तो जनाब खुद ज़िया-उल हक साहब 1985 में जब असेंबली का मुंतखब हो गई और फिर जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बन गए तो पहले यानी सेशन से खिताब करना था ज़िया-उल हक साहब ने। अब जुनेजो साहब की जो वजारत इत्तलात थी उन्होंने सदर की तकरीर का एक मुसव्वदा तैयार किया और उनको भेज दिया। अच्छा, कि जनाब ये आप पढ़ के सुना दीजिएगा वहाँ। ठीक। क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में ये होता है आम तौर पर कि सदर की तकरीर का मुसव्वदा हुकूमत तैयार करती है, क्योंकि सदर उसको पढ़ के सुना देता है। क्योंकि सदर का वजूद होता भी है और नहीं भी होता, वो हुकूमत की एडवाइस का पाबंद होता है। अच्छा, और इंडिया में भी यही मामूल है, बिल्कुल। और बरतानिया में भी यही मामूल है। तो सदर साहब को जब लिखी हुई तकरीर मिली वो तो आग बगोला हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, ये किसकी जरूरत हुई है। उनका उठा के मुसव्वदा उन्होंने फेंक दिया और अपनी तकरीर खुद तैयार करवाई। बहुत खूब। और फिर उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की, मैं उस वक्त असेंबली में मौजूद था, अच्छा, प्रेस गैलरी में। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का सदर है वो ज्ञानी ज़ैल सिंह नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान की अपनी रवायात जो हैं और दस्तूर की दफात जो हैं उनसे बना है। और वो ये तकरीर जो है, गोया तकरीर तो वो अपनी करेगा। उस वक्त तो 58(2)B जो थी आ चुकी थी, बिल्कुल। और सदर को असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार था। तो सदर साहब ने गज वज के अपनी तकरीर की ज़बरदस्त, और जो जुनेजो साहब से ज़रा कन्नी खाते थे उनको दाद भी उन्होंने बड़ी वसूल की। उसके बाद तो जनाब गुलाम इसाक खान साहब आए। तो गुलाम इसाक खान जब उन्होंने नवाज असेंबली डिसमिस कर दी बेनज़ीर की, उसके बाद नई असेंबली मुंतखब होके आई जी, उसके बाद जो गो 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 के नारे गो लगे, बाबा गो उस वक्त नारे और लगाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तो हाथ ही मेरा ख्याल सुर्ख हो गए होंगे डेस्क बजा बजा के। ठीक। उनको गुफ्तगू करना, बात करना मुहाल हो गया। उन्होंने कोई बात पर पता नहीं कैसे पसीने छूट गए, बुरा हाल, बौंके दिहाड़े किसी न किसी तरह तकरीर खत्म की। शामिल साहब, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक ले लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू हो गया। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है सदर के पार्लिमान से खिताब पर, और शामिल साहब बता रहे थे कि किस तरह सदर गुलाम इसाक खान ने खिताब किया और गो बाबा गो के नारे लगे। फारूक लगारी साहब आए जी, उनकी वो दुर्गत बनी, अल्लाह दे और बंदा ले। और फिर जनाब हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ तो वो हुई कि उन्होंने कहा मैं एड्रेस ही नहीं करूँगा। वो आए ही नहीं। फिर वो उनको कहा भाई ये शेल है, ये बाइंडिंग है। उन्होंने कहा बदतमीज़ लोग बैठे हैं वहाँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हालांकि वो डरते वरते किसी से नहीं हाँ, थे। मगर वहाँ वो गए नहीं, उनकी तुर्की तमाम हो गई। और अब तो जनाब जरदारी साहब जो हैं, जिनसे ताज़ियत लेने को तैयार नहीं थे हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने भाई की, बिल्कुल। 3-4 मरतबा उन्होंने टेलीफोन किया तो ये वहाँ से जवाब नहीं आया कि भाई वो आ जाइए। मालूम हुआ वो यहाँ गए हैं कि वहाँ गए हैं। तो बहरहाल अब बड़ी गर्म जोशी है। हाथ भी मिलाया उन्होंने जनाब बड़े तपाक से जब वो हलफ उठाने के लिए गए। और उसके बाद जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जनाब नीचे आकर दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। उनकी हमशीरा मोहतरमा जो फरियाल तालपुर है वो उनके साथ थी, बेटी साथ थी। गोया ख़ानदान जो था उसके सब लोग मौजूद थे और उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ठीक। और मेरी बात हो रही थी खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, तो उन्होंने सारी प्रोटोकॉल की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई ये प्रोटोकॉल की शदीद खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सदर का इस्तकबाल करना, सदर का इस तरीके से इस्तकबाल करना।
सदर को अपने ओहदे, देखिए मिलनसारी और चीज़ है, इनकसारी और चीज़ है, और प्रोटोकॉल जो है उसका मामला और है। ठीक। तो फिर उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। जब बुश साहब आने वाले थे, सदर बुश जी, तो वो जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का बड़ा ये दिल था कि वो खुद उनका इस्तकबाल करें। अच्छा। और जो प्रोटोकॉल था वो कह रहा था नहीं जनाब, अब मुल्कों का प्रोटोकॉल ये नहीं है, अब तो आपका कोई आप वजीर जाएगा वहाँ और उनका इस्तकबाल कर लेगा, वो यहाँ ऐवान सदर में आएंगे, फिर जो धूमधाम मचानी हो मचा लीजिएगा। मगर परवेज मुशर्रफ साहब को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अच्छा। लेकिन प्रोटोकॉल वाले भी उनकी बात ना माने। बिलाखिर वजारत खारजा जो थी उसने ये कहा कि चलिए जनाब वजीर खारजा जो है वो इस्तकबाल कर लेगा। अच्छा। गोया खुर्शीद कसूरी साहब ने अपना लुच तल लिया। ठीक है। और तौअन व करहन बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो अपने प्रोटोकॉल के पिंजरे में बंद हो गए और ऐवान सदर में ही रहे। ऐवान सदर में रहे। अब दिलचस्प बात ये हुई कि जब इंडिया वो गए थे ना, उससे पहले इंडिया गए थे, तो मनमोहन सिंह ने उसका इनका इस्तकबाल किया। ठीक। वजीर आजम थे बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ हाहाकार मच गई। परवेज में कहा भाई मनमोहन सिंह वजीर आजम इंडिया के, वो इस्तकबाल कर रहे हैं, यहाँ कोई वजीर जाके कैसे इस्तकबाल कर? उन्होंने कहा साहब वो उनके अपने मामलात हैं, वहाँ भी बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, कोई ऐसी बात नहीं, मगर हमारे यहाँ मुनासिब यही है कि वजीर खारजा जाए। तो खुर्शीद कसूरी साहब वहाँ तो जनाब कामयाब हो गए अपना झंडा गाड़ने पर। ठीक। अब परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उन्होंने फिर अपनी बेटी जो है उसको भेजा अच्छा। कि उनका इस्तकबाल करे, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि उनका ज़ाती तौर पर भी परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ मौजूद है। ठीक। तो कहते हैं कि जब वो बुश साहब उतरे जहाज से तो इधर उधर देख रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रहे परवेज मुशर्रफ साहब। अच्छा। तो अच्छा। खासे बदमजा हुए, चेहरे पर इनकबाज सा हुआ कि भाई इंडिया में तो मनमोहन सिंह जो थे वो खड़े थे और यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब का पता ही नहीं। जब नीचे उतरे तो उनकी बेटी आगे पहुंची, उन्होंने कहा कि मुझे पापा ने भेजा है और मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए, और वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल के बड़े मामलात होते हैं। ठीक। तो बड़ा जरदारी साहब ने प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए एक मुस्कराहटें का पैगाम दिया और नवाज शरीफ साहब का वहाँ इस्तकबाल किया। बिल्कुल। और आज यहाँ तकरीर जो थी बड़ी अच्छे बच्चे की तकरीर थी। ये तो नहीं लगता मुझे कि वजारत इत्तलात ने तैयार की होगी, लेकिन जिसने भी तैयार की है उसने सारी नज़ाकतों को मलूज़ खातर रखा, अपनी बात भी की। उन्होंने अपनी हुकूमत जो है, अपने दो साबक वज़रा आज़म जो हैं गिलानी साहब और परवेज अशरफ साहब, जी जी, उनकी भी तरह पीठ थपकी, अपनी भी पीठ थपकी कि भाई उनके अपने इख्तियारात जो थे वो दे दिए। 58(2) भी ख़त्म हो गई और फिर जो तरमीमात की असम्बली ने वो तो असम्बली का और जरदारी साहब का भी और सारे पार्टियों का एक कमाल है कि उन्होंने इत्तफाक राय से कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीमात कर दी, तो उसकी भी उन्होंने दाद दी। और फिर ये भी कहा ड्रोन हमले जो हैं वो तो जनाब बर्दाश्त नहीं हो सकते। ये भी कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब का मामला तो अब जनाब आप ही को तय करना है हुकूमत को। उन्होंने कहा अमरीयत की अब जगह ही नहीं है, अमरीयत की जगह नहीं है। तो बड़ी एहतियात के साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब का दिल जो है उस पर भी हाथ रखा और अपने दो जो आजहानी वजीर आजम थे उनको भी थोड़ी बहुत कोई तसल्ली से की उनकी। उन्होंने एक कमीशन का जिक्र किया है, मैंने वो उनका छोटा सा तकरीर का टुकड़ा निकाला, आपको मैं सुनाता हूं। सुना ले जरा, दिखाइए जरदारी साहब कमीशन के बारे में क्या कहते हैं। We need to carry forward the fruits of democracy to the grassroots. We cannot afford confrontation. We need reconciliation. We need to learn the truth about past mistakes in order not to repeat them. This calls for a Truth and Reconciliation Commission. I am confident that as democracy takes root, we will be able to deliver on it. जी शाम साहब, आपने सुना जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए ताकि गलतियों का अंदाजा हो सके और आइंदा रिपीटिशन ना हो। हर आदमी सच बोले, सच बोले। हाँ। अब पाकिस्तान के सियासतदान बोलेंगे सच, कच्ची गोलियां ये भी नहीं खेले हुए। अच्छा। और गुज़श्ता 5 साल में ये काम तो हो सकता था ना। तो जो दो साबक वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनसे तो सरजद नहीं हुआ। अब नवाज शरीफ साहब एक कमीशन बना दें और फिर देखें उसमें, जैसे वो हमारे असल में जो हमारे पादरी हैं ना, मसीही तसव्वुर है ये जी, जब आप उनके सामने कन्फेशन करते हैं ना तो आपका ज़मीर साफ हो जाता है।
ठीक। वो आपका गुनाह धुल गया। तो हमारे यहाँ तौबा का कॉन्सेप्ट है कि जब तौबा करते हैं आप उससे अपने गुनाह से, तो उसमें फिर तौबा आपको गवाह बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक। तौबा करते हैं अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर, और फिर रिपीट नहीं करते गलतियों को, तौबा भी कबूल हो जाती है। अब ये जो जरदारी साहब ने बात कही है, ये कायम कर लें भाई, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बस इस गुजारिश के साथ कि सारे सियासतदान जो हैं वो सच बोलें, और फिर सच बोलें, और फिर एक दूसरे को उस सच के जरिए हमला आवर ना हो। सिर्फ सियासतदान सच बोलें या नहीं, वही जाएंगे और कौन जाएंगे? नहीं तो जो जनरल मुशर्रफ हैं और दीगर लोग भाई हैं। वो तो दंदना के जो करना था कर लिया। अच्छा। अब उनका तो कोई रोना धोना ही है। अब मुस्तकबिल तो आपने उनके लिए बंद कर दिया कि आप तो कहते हैं हमारा आएगा नहीं। तो अब तो जिन लोगों ने मुल्क चलाना है और जिनके एक दूसरे पर बड़े यानी तारीख के बोझ हैं लदे हुए, और जिन्होंने एक दूसरे से निपटना है, आगे भी एहतसाब करना है ना। अब जरदारी साहब ने कहा भी एहतसाब जो है जरा देखभाल के होना चाहिए, सबका होना चाहिए। यानी ये ना हो कि हमारी गर्दन में साफा डाल दे। उन्होंने तो किसी गर्दन में साफा नहीं डाला, उनका साफा था ही नहीं चाह। तो बहरहाल जरदारी साहब की तकरीर जो थी एक अच्छी तकरीर थी, एक अच्छे माहौल में हुई। ठीक। और ये एक यानी इसका मतलब पाकिस्तानी जमहूरियत जो है एक बलूगत के दायरे में कदम रख रही है। शाम साहब, सदर साहब ने अंग्रेजी में क्यों तकरीर फरमाई? वो तो जब हलफ लेना था ना, जब हलफ लेना था तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो उर्दू में हलफ लें। अच्छा। तो बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन सदर साहब जो थे वो उर्दू पढ़ नहीं सकते। सदर साहब उर्दू नहीं पढ़ सकते? हाँ, उर्दू बोल सकते हैं, पढ़ते नहीं। अच्छा। अब वो उन्होंने फिर कहा कि चलो रोमन में उर्दू लिख लेते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो रोमन में लिख लेती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन तो उर्दू बहुत अच्छी हो गई थी उनकी। ठीक। मगर सदर साहब जो है बोलते तो अच्छी उर्दू है, तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो फिर अंग्रेज़ी में हलफ लिया। मगर मुझे हैरत हुई कि यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने अंग्रेज़ी में हलफ लिया, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद की तो उर्दू होनी चाहिए। ठीक। हाँ, लेकिन वो भी शायद ना हो। अब नहीं होगी। अच्छा। हाँ, अब ये है कि ये सारे हजरात जो हैं इनको देखना चाहिए कि अगरचे अंग्रेज़ी में हलफ लेने की गुंजाइश मौजूद है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ना, मगर उर्दू भी उसके साथ ही साथ मौजूद है। बिल्कुल। कौमी ज़ुबान है। हाँ। तो उसका भी लिहाज रख लिया तो क्या हर्ज है। जी शाम साहब, बिफोर गोइंग अगली खबर की तरफ, सदर नया कौन आएगा? सदर नया कौन आएगा? बड़े नाम आ रहे हैं। अच्छा। अब सरताज अजीज साहब से पुरानी उनकी ख्वाहिश थी कि सदर होंगे। ठीक। और अशारे भी कुछ ऐसे ही थे जब रफीक तारड़ साहब सदर बन गए। अच्छा। लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, सरताज अजीज साहब का, और समझा जा रहा था कि और बुजुर्ग आदमी है, इस वक्त मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में उन जैसा तजर्बाकार कोई और शख्स नहीं है। उस वक्त सदारत अगर उनके पास आती तो शायद बहुत से काम वो ना होते जो बाद में हो गए, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनको इस तरह खुल खेलने का मौका ना मिलता। बहरहाल अब भी बहुत से हल्के तो ये कह रहे हैं कि सरताज अजीज़ जो हैं उन्हीं पर नजर इंतखाब ठहरेगी। कुछ हल्के कह रहे हैं नहीं बलूचिस्तान से कोई होगा। अच्छा। कुछ कह रहे हैं सिंध से कोई होगा। तो सिंध के भी एक दो सियाने मौजूद हैं जिनकी तरफ उंगलियां उठ रही कह रहे हैं। तो अभी तक ये फैसला बस, लेकिन अब चहबगोइयां तो शुरू है। नवाज शरीफ साहब बाद औक़ात तो फैसला ऐसे करते हैं कि जैसे कहते हैं ना, पत्ते जो हैं सीने से लगा के रखते हैं। अच्छा। तो रफीक तारड़ साहब का फैसला तो उन्होंने ऐसे किया था कि जब काबीना को जेब से निकाल के नाम पढ़ के सुनाया तो एक सन्नाटा छा गया। अच्छा। हर शख्स भौंचक्का रह गया कि रफीक तारड़ साहब की सदारत जो है, और खुद रफीक तारड़ साहब को जो मालूम हुआ तो वो भी इंतहाई हैरान हुए। अच्छा। तो इस हैरत में उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन अब क्योंकि मामला ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा, मियाँ साहब बड़े तजर्बाकार हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल अब ये फैसला जो है ज़रा वसीतर मुशावरत के साथ करेंगे। शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम दीगर खबरों की तरफ भी चलेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, वफाकी काबीना का पहला इजलास और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़राओं को कहा कि काम करने वाला मेरा दोस्त है, वरना आपकी पोर्टफोलियो भी चेंज हो सकता है और फिर बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अच्छी बात है, काम करना चाहिए सबको। और अब तो कोई यानी जितने भी वज़ीर हैं खासे तजर्बाकार हैं, कोई उनमें से नौ ऑम्बोस नहीं है, तो उनको काम करके दिखाना चाहिए।
और वज़ीर आज़म ने तो ये कहा, जो हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक जी, मैंने जो उनकी तकरीर सुनी है तो वो तो एक तारीखी तकरीर थी जो हलफ उठाने से पहले उन्होंने की है। उनको बिला मुकाबला चुना गया। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो यह है कि आप जो 65 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये दुरुस्त हो जाए। अगर हम दुरुस्त हो जाएंगे तो वो सब दुरुस्त हो जाएंगे। और 8:30 बजे चीफ मिनिस्टर भी और तमाम दूसरे लोग भी अपने अपने दफ्तरों में हाजिर हों। वाह। और वक्त की पाबंदी, इतना वक्त की पाबंदी पे जोर दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं उनकी तकरीर जो है बड़ी खूब है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो वज़ीर आज़म है वो अपने दफ्तर में बैठे, वज़राए का अपने दफ्तर में बैठे, औकात की पाबंदी करें। ठीक। कौमी असम्बली का सेशन बर वक्त शुरू हो, उनका हर फंक्शन बर वक्त शुरू हो। जी। ये एक, अब यहाँ जो वज़ीरों का अपना हलफ उठाया वज़ीर आला ने, कार्ड पे 5 बजे का वक्त था, हलफ हुआ जनाब 6:20 पर। लशरफ पशरफ, मैं तो वो वज़ीर हमारे सेक्रेटरी खुराक मिल गए, उन्होंने बेचारों ने अपनी गाड़ी पे मुझे पहुँचाया, वगरना गाड़ियाँ जैम हो गई तो कोई पहुँच ही नहीं सकता था वहाँ। तो वक्त जो है, एक बात वक्त की पाबंदी, दूसरी बात यह है कि एक दफ्तर होना चाहिए वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का। ये कैसे? ये क्या हुआ कि अब घर का भी आपका दफ्तर, बाहर भी आपका दफ्तर, और यहाँ ये सारे काम खत्म होने चाहिए। एक दफ्तर हो, आप सेक्रेटेरिएट में जाकर बैठें, वहाँ जो मीटिंग्स लें सेक्रेटरीज की, सेक्रेटरी वहाँ से आते हैं, मीटिंग कभी यहाँ हो रही है कभी वहाँ हो रही है, और उनका भी वक्त ज़ाया होता है, लोगों को मिलते नहीं हैं, फैसले कर नहीं पाते। ये गुड गवर्नेंस के तकाजे हैं, इनको पूरा करें। और अभी मैंने ये खबर भी देखी कि वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर कर दिया गया जनाब लाहौर में, जो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का। ये बिदअत जो है ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू की थी। अच्छा। लियाकत अली खान साहब का तो कोई जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस एक ही था जहां वो रहते थे, और कोई किसी दूसरे शहर में कोई मकान नहीं था, ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस था। अच्छा, उसको बाद देखिए किसी भी वज़ीर आज़म, हत्ता के सोहरावर्दी जो थे, बोगरा जो थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, तो ईस्ट पाकिस्तान से थे ना। बिल्कुल। वहां ईस्ट पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं था, एक ही था पूरे मुल्क, एक पूरे मुल्क में। वहां जाते थे गवर्नमेंट हाउस, गवर्नर हाउस, उससे आप बैठे। और यहाँ लाहौर में भी गवर्नर हाउस मौजूद है। हाँ। गवर्नर तो इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए, मेहमान भी आके वहाँ ठहरते हैं, वज़ीर आज़म भी मीटिंग कर सकते हैं अपनी, पूरा सिक्योरिटी मौजूद है वहाँ, स्टेट गेस्ट हाउस मौजूद है। तो ये बिद्दत जनाब साइबर किटी क्लिफ्टन जो है उसको वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, उसको एयर कंडीशन कराया गया। तो एयर कंडीशनिंग जो थी ना 70 क्लिफ्टन की, जी मेरा ख्याल उसी की थी या दूसरे किसी घर की थी, बहरहाल उसको 15 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के, अच्छा, और भुट्टो साहब ने पेमेंट कर दी एयर कंडीशनर्स की। गोया तसव्वुर यह था कि 15 साल तो हम रहेंगे ना वज़ीर आज़म, ठीक, और 15 साल इस्तेमाल में आ गए सरकारी, बिल्कुल, उसके बाद के पैसे जो दे दिए जाए, जो मामूली सी रकम बनती, तो जो भी बनी। तो अब उसका इरादे क्या थे, अल्लाह को क्या मंजूर था। ठीक, तो ये बिद्दतें खत्म हो जानी चाहिए। आप सादगी, कफायत शारी, ये बड़ी जोर दे रहे हैं, आज आपने भी बड़ा कालम बांधा है इस पर। बात यह है कि इतना ही काम कर लें कि एक दफ्तर हो, वहां बैठे, एक घर हो, जी, वो वज़ीर आज़म हाउस हो। ठीक, अगर आपने वहां इस्लामाबाद में जो दफ्तर है वहां रहे, घर जो है वो मौजूद है, यहाँ वज़ीर आला बैठे। वज़ीर आला जो घर है, वज़ीर आला का घर था 7 क्लब रोड, उसको दफ्तर बना लिया गया। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक अजीमुशान इमारत खड़ी कर दी 8 क्लब रोड की, वो एक अलग सेक्रेटेरिएट बन गया वज़ीर आज़म वज़ीर आला का। गोया एक सेक्रेटेरिएट तो सिविल सेक्रेटेरिएट, उसमें सेक्रेटरी बैठ रहे हैं, एक पैरेलल सेक्रेटेरिएट, वो वज़ीर आला का सेक्रेटेरिएट। उसके बाद बेशुमार आप क्लब रोड पे जाएं, बेशुमार बिल्डिंगें जो है वज़ीर आला के इस्तेमाल। बिल्कुल, तो ये सारे काम खत्म होने चाहिए। ज़बानी दावों से गवर्नेंस नहीं गुड होगी। जी शाम साहब, करप्शन फ्री हो सकती है, स्कैंडल फ्री, जो पिछली हमारी कैबिनेट थी उसके ऊपर जरा स्कैंडल फ्री। देखिए पंजाब गवर्नमेंट तो थी स्कैंडल फ्री। शहबाज शरीफ साहब का तो कोई उंगली रख नहीं सका इस मामले में कि उन्होंने जनाब, तो इसलिए
अब ऊपर स्कैंडल फ्री हो सकती है, वजीरों पर नजर रखी जाए, सेक्रेटरीज पर नजर रखी जाए और वजीर आजम अपनी मिसाल पेश रखें, तो मेरा ख्याल है कि ऊपर तो स्कैंडल फ्री होगी। क्वालिटी ऑफ पीपल के और बारे में बलोचिस्तान में भी आप देखिए माशाल्लाह तेवर बदले हुए हैं। पहली दफा तारीख में बलोचिस्तान के किसी वजीर आला ने इस लहजे में गुफ्तगू की है, वगरना बलोचिस्तान में तो लगता था कि गुड गवर्नेंस का लफ्ज जो है वो हराम है। हाँ। और पख्तूनख्वा से भी ये खबरें आ रही हैं, बिल्कुल यही आ रहा वहां भी परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि हम जनाब करप्शन खत्म करेंगे और एहतसाब करेंगे। ये सारे लोग जो हैं, हत्ता कि हमारी जनाब पीपल्स पार्टी वहां कराची में बैठी हुई ये कह रही है कि हम तो अब जनाब मिसाल कायम कर देंगे, रिकॉर्ड कायम कर देंगे। रजा रब्बानी साहब जो है वो हरकत में आ चुके हैं। तो अगर ये सब लोग मुकाबला करें गुड गवर्नेंस में, सादगी में, पाकीज़गी में, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये बातें बूतें ये कुछ कर भी लेंगे, करेंगे तो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। आखिर हमने चुन के भेजा है, लोगों ने वोट दिए हैं, तो 1.5 करोड़ वोट उनको मिला है, लाखों वोट दूसरी जमातों को मिले हैं। अच्छी तवक्कुआत कायम रखनी चाहिए। शाम साहब, कीपिंग केपीके अवे के वो वहाँ पे एक नई पार्टी आई है, नए लोग आए हैं, बाकी हर जगह पे लोगों को भी हम जानते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का भी हमारे सामने रिकॉर्ड मौजूद है। इस्लाम जो है ना जी, वो आपके इस तर्ज फिक्र का साथ नहीं देता। अच्छा। हाँ। यहाँ तो 1 मिनट में आदमी बदलता है, अच्छा, 1 लम्हे में। तो वो मिनट आ चुका है इनका बदलने आप वाला। देखिए, आप कलमा किसी वक्त भी आ सकता है कि आप ये बद्दू थे अरब के और बड़े बड़े जाहिलाने मुतलक, जब उन्होंने कलमा पढ़ा और तो यक तब्दील हो गए। ठीक। और दुनिया में फिर उस शख्स की सोबत में रहकर कैसर का क्या छोड़े, ऊँटों के चराने वालों ने उस शख्स की सोबत में रहकर कैसर का तबख्तर रोंद किसरा का गरीबान चाक किया। बिल्कुल। कैसर के तबख्तर को रोंदा, किसरा का गरीबान चाक किया। तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ने बदल दिया उनको, और ये तौबा बदल देती है इंसान को। ठीक। तो अल्लाह जो है, जो हमारा तसव्वुर है, हम मायूस नहीं होते कभी इंसान से, इसलिए हमारे इनकलाब में लोगों को मारने की गुंजाइश नहीं है। ठीक। लोगों को मारा नहीं जाता, उनको बदला जाता है। तो ये बदल चुके हैं आपके? ये बदलेंगे। अच्छा। अभी तक देखिए कई जेस्चर्स आ रहे हैं, ऐसे इकदामात हो रहे हैं जी, मजीद बदलने की जरूरत है। श्याम साहब एक वक्फा ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। अभी आप देख रहे थे कि पंजाब की काबीना ने हल्फ उठा लिया है। श्याम साहब को चेंज फेसेस तो नहीं आए? चेंज फेसेस कहाँ से आने हैं भाई? जो मुस्लिम लीग के सीनियर लोग हैं, जुम्मेदारान हैं, वही हलफ उठाएंगे ना। आप हलफ लेने वाले मीडिया वालों को तो नहीं बुला लेंगे कि आप आके हलफ उठा लें। आप बड़े अच्छे जनाब अभी अकरम साहब आप तशरीफ ले आइए, कामरान शाहिद साहब आप हलफ उठा लीजिए। हलफ तो उन्हीं को उठाना है भाई। चलिए श्याम साहब, आज इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, वो कहते हैं जनाब अगर इलेक्शन में होने वाली धांधली की दुरुस्त तफ्तीश ना की तो तहरीक रमजान के बाद। उन्होंने मैंने तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। आज वो लाइव नहीं थे। हाँ। उन्होंने सहाफियों को बुलाया, क्योंकि अभी वो कैमरे पे नहीं आ रहे। अच्छा। सहाफियों को बुला के वैसे ही करते हैं सवाल। तो क्या उन्होंने कोई एविडेंस दिया है? कोई एविडेंस तो वो उन्होंने नहीं दिया। असल में तो उनको बताना चाहिए ना कि क्या क्या शिकायत उनकी क्या है। उन्होंने पहले भी धमकी दी थी कि मैं यहाँ एक तफसील जो है वो पेश करूँगा, तो तफसील रखें कि उनकी शिकायत क्या है, ताकि लोग जज कर सकें कि उसमें कितना वजन है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं शाम साहब कि मैं काउंटर फॉइल जो है ना वो वोट का, उसकी बुनियाद पे पहले तो वो मांगूंगा और उसकी बुनियाद पे तफ्तीश आगे बढ़ो। हाँ, बाज़ हलकों में देखिए होना ये चाहिए कि जिन हलकों में शिकायत है उनकी जो ये थंब ऑडिट, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये ऑडिट कराया जाए। उससे पता चलेगा कि एक अंगूठा जो है कितने कितने 100 उसने वोट डाल दिए हैं। ये तो नहीं पता चलेगा किसको डाले हैं किसको नहीं डाले हैं, लेकिन ये जाली वोट पड़े हैं इनका सबूत मिल जाएगा, और इससे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में बड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये एक मुतालबा तो दुरुस्त है, और खान साहब जो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो रोज़े जो है उन्होंने घर पे ही रखने। जी, अभी ख्याल तो ये है कि शायद अगले हफ्ते एक टेस्ट के बाद वो इस्लामाबाद चले। देखिए, तो आप देखेंगे जो भी सूरत है, जो अपना मुकदमा वो बनाएंगे, जिस तरह पेश करेंगे,
अवाम की अदालत है, हम तो अवाम की अदालत है ना। तो हम जब अवाम की अदालत में मुकदमा आएगा तो हम भी कुछ अर्ज कर देंगे उसमें। पर हम सब एक नई पोजीशन ले लेना, एक सिस्टम चल पड़ा है, आपने केपीके में गवर्नमेंट बना ली हर जगह। एक तो सियासतदानों के अपने मामलात हैं। अब हमारे पास हम ये कह सके, हमने तो कहा, उन्होंने केपीके में अपनी हुकूमत बना ली है और उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता, तो मेरी शिकायत जो है दूर की जाए। जो 24 हल्के उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि इनके अंदर पोलिंग कराई जाए या उनकी शिकायत का अजाला किया जाए, मेरा ख्याल शिकायत जो है उनका अजाला होना चाहिए, इसमें तो कोई मजाक नहीं है। तो वो जो वो केपी में शामिल, वो आज आ रहे थे, तो वो जाहिद खान और अफरा सियाब खटक वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ भी धांधली हुई है। उनका अगर उनके साथ हुई है तो भी पता चल जाए। तो बात यह कि एक तो मूड होता है ना कौम का, वो नजर आता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां भी जिसको शिकायत है और उसके पास कोई एविडेंस मौजूद है, उसका अजाला होना चाहिए। शम्स साहब जरा ये सवालात की तरफ चलें। एक बात सुन लें जी। एक अपना जहांगीर साहब हैं, उन्होंने मुझे, बड़े सीनियर पब्लिक सर्वेंट हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे फौजी सरबराहान हैं, ये दस्तूर की हिफाजत जो है इनके हलफ में नहीं है, वो इनके हलफ में शामिल की जाए और जॉइंट हाउस में इजलास बुला के अभी जो नया तकर्रुर होने वाला है उनसे हलफ उठवाया जाए। अच्छा। मैं उनकी गुजारिश करना चाहता हूँ उनकी खिदमत में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd शेड्यूल है उसमें तमाम हलफ लिखे हुए हैं, सदर से लेके और आर्म फोर्सेस के अफसरों तक के, और उनमें दस्तूर की हिफाजत शामिल है। वो ये कहते हैं मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। ऑलरेडी जो हमारे फौजी अफसर हलफ उठाते हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हलफ उठाते हैं और जो भी जर्नल बड़े बड़े जनरल हलफ उठाते हैं वो उसी के तहत हलफ उठाते हैं। यानी जॉइंट चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है वो भी यही हलफ उठाते हैं। ठीक। तो हलफ में कोई रद्द-बदल नहीं है, दस्तूर पूरी शान के साथ उसमें मौजूद है। अच्छा, एक तो वैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने भी ये हल्फ उठाया? यही हल्फ, सबने यही हल्फ उठाया। हमारे डॉक्टर फरीद अहमद साहब हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं जी अब क्या क्या कुछ नया होने वाला है। तो हजूर आपने कॉलम लिखा है जिसमें वज़ीर आज़म को कहा है कि काला बाग डैम बनाइए आप, तो ये तो काम नहीं होने वाला, ये तो पुराना काम है, अब नया नहीं है। बल्कि देखिए वज़ीर आज़म के और दूसरे लोगों के हर चीज़ उनमें नई होगी, उनके कपड़े नए होंगे, उनके लहजे नए होंगे, उनकी जो इक़दामात हैं वो नए होंगे, और आप मुतमईन रहें और बस देखते चले जाएं। गलतियां भी नहीं होंगी। गलतियां नहीं होनी, गलतियां तो कमाल ये है जो बंदा नई गलती करता है वो तो ठीक हो गया। अच्छा, पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। शामिल साहब ये जवारी खान साहब हैं, जवारी खान साहब कहते हैं शामिल साहब ये बताइए कि हम जमहूरी मुल्क हैं, हमारे तराने में सल्तनत का लफ्ज़ अभी सल्तनत है, रियासत के मानों में शुमार होता है, और ये रियासत का मुतबादल है सल्तनत। तो इससे आप परेशान ना हो और आप इसको कबूल फरमा लें। हाँ, सल्तनत, मुल्क, कौम, सल्तनत, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही रियासत के मानों में आया है। जैसे हमारे यहाँ सुल्तान होते थे, अब भी हम दारुल खिलाफा कहते हैं, बिल्कुल, जो दारुल हुकूमत है उसको। तो इससे हमें घबराने की क्या जरूरत है? शम्स साहब हमारे जो प्रोग्राम का नहीं, एक मिनट सुन लें। ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं पिंडी से, इन्होंने खत लिखा है कि आप MQM के बारे में कुछ नहीं बोलते, आपको पता नहीं MQM के तो खौफ आता है। भाई साहब हमें किसी से खौफ नहीं आता। आप और फिर दूसरे कॉलम निगारों पर तनकीद भी की है, उनको तो आप खुद लिख के भेजें। बाकी ये कि MQM के बारे में हम गुफ्तगू करते रहते हैं हस्ब तौफीक, जब भी उनसे इख्तलाफ होगा इसका आज़ाद करेंगे। आपके कहने पर, आपकी राय पर अंगूठा लगाकर हम मर्दे हुर नहीं बन सकते। शाह साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रिजवान रशद साहब ने भी सवाल किया, शकील अहमद साहब ने भी, हाफिज सिकंदर साहब लाड़काना से हमारे साथ लाइन पे हैं, फजल शाह साहब फैसलाबाद से हैं। आप सबसे माजरत, आपके सवाल कल इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।